वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज़ डेयरी मैनेजमेंट। तो इसमें हम ये देखेंगे कि हम मिल्क प्रोडक्ट्स को किस तरीके से मैनेज किए जाते हैं। इनफैक्ट प्रोडक्ट्स की बात ही करते हैं हम, इसमें काउज, बफेलो, गोट्स एंड ऑल इन सब की बातें करते हैं जो एक्चुअली मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हम कैटल मैनेजमेंट की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैटल मैनेज करना, क्योंकि हमारी कंट्री में ही, एटलीस्ट इंडिया में ही 14% ऑफ द वर्ल्ड के कैटल पाए जाते हैं, प्लस 57% ऑफ द वर्ल्ड बफेलो पाए जाते हैं। बफेलो तो 57% पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड के। सो दिस इज़ वेरी ग्रेट नंबर। ओके, सो अगर हम फीडिंग की बात करें, इस कैटल्स को फीड करने के लिए, यानी कि अगर हम इसको दे रहे हैं, अच्छा ये तो पता है सबको कि डेयरी मैनेजमेंट या फार्म मैनेजमेंट किसे कहते हैं। जब हम उसकी टेक केयर करते हैं, काउज बफेलोज की, उनकी टेक केयर करते हो, उनको रियरिंग करते हैं, उनसे हम मिल्क प्रोड्यूस करवाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डेयरी मैनेजमेंट में आती है, डेयरी फार्म मैनेजमेंट में आती है। ओके, तो अगर हम फीडिंग की बात करें तो उन्हें खाने पीने के लिए क्या चाहिए, उनको रफेज चाहिए होता है। दिस रफेज इज एक्चुअली हैविंग फॉडर, हे, स्ट्रॉ, यानी तुम लोग भूसा वूसा देखते होगे ना, वो सब खाते हैं ये। प्लस दे ईट कंसनट्रेट यानी ऑयल केक, जैसे हम लोग सरसों देखते हैं, सरसों से जब तेल निकल जाता है तो बाकी जो केक बचता है दैट जिसे कंसनट्रेट बोलते हैं। सीरियल ग्रेन्स, ये सब ये जो कैटल्स हैं ये टेक करते हैं। ओके, तो अगर फूड की बात करें कैटल्स के लिए क्या फूड है, तो दे आर हैविंग रफेज एंड कंसनट्रेट। Now moving on to the breeds, there are 27 breeds, good quality breeds of the cattle and 7 breeds of buffalo। तो ये कुछ breeds हैं जो कि कैटल के हैं, buffalo के हैं। नंबर्स याद कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि कितने कैटल्स के ब्रीड हैं, कितने buffaloes के ब्रीड हैं। ओके, if we talk about the types of the breed, first one is milk breed, broad breed एंड जनरल यूटिलिटी। मिल्क ब्रीड यानी ऐसे ब्रीड्स जिससे हमें सिर्फ और सिर्फ हाई क्वालिटी का मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम बोलते हैं मिल्क ब्रीड। ब्रॉड ब्रीड यानी हम भाई ब्रीडिंग तो करा रहे हैं लेकिन उससे मिल्क प्रोड्यूस ना होकर के उससे हम मेहनत करवा रहे हैं। जैसे बैल होता है, बैल क्या करता है, बैल से हमें दूध तो नहीं निकालते हैं लेकिन उससे हम खेत जोतवाते हैं, तो उससे हम एक्चुअली हम उनसे हेल्प करवा रहे हैं, वर्क ले रहे हैं, दैट इज़ ब्रॉड ब्रीड। जनरल यूटिलिटी ब्रीड में दोनों ही टाइप के आ जाएंगे, यानी मिल्क भी प्रोड्यूस हो जाएगा प्लस मेहनत भी करवा लेंगे। तो मिल्क ब्रीड कौन कौन सी हैं, गिर सिंधी, मैंने दो ही नेम दिया हुआ है, हालांकि नेम बहुत सारे हैं बट मैंने 2 ही नेम दिया हुआ है। मिल्क ब्रीड इज गिर रेड सिंधी, गिर रेड सिंधी इज मिल्क ब्रीड, ब्रॉड ब्रीड इज सीरी खिलाड़ी, जनरल यूटिलिटी ब्रीड इज हरियाणा ओइसोल। ओके, तो ये कुछ मिल्क ब्रीड ब्रॉड ब्रीड्स है। एक और ब्रीड है दैट इज़ होल्स्टीन फ्राइसन। ये जो होल्स्टीन फ्राइसन है ना, ये बहुत ही अच्छी वैरायटी का ब्रीड कह सकते हैं। ये द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क यूएसए का ब्रीड है। ये बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ये मिल्क अराउंड प्रोड्यूस करता है 3860 किलोग्राम एनुअली, यानी एक साल में ये 3860 kg का मिल्क ये प्रोड्यूस कर देता है। ये है यूएस का। एक स्विस ब्रीड है, वो स्विट्ज़रलैंड का है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड है। जर्सी ब्रीड्स है, जर्सी के लिए आइलैंड ऑफ जर्सी का, तो बहुत सारे ब्रीड्स हैं इसमें। ओके, ना कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है ना, ये हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी देखा था। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में होता क्या था कि अगर मेल और फीमेल जो हैं ये नेचुरल प्रोसेस से कोऑपुलेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाते हैं, तो उस रीज़न से क्या होता है, मेल का जो सीमेन है ये आर्टिफिशियली फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही होता है कि यहाँ पे भी यही होता है, हम एक फीमेल की बॉडी से एग्स वगैरह जो हैं, वो एग्स रिलीज जो होता है, वो एग्स को निकाल करके हम उसको बाहर फर्टिलाइज करवा करके उसको दूसरे बॉडी में इंसर्ट कर सकते हैं। या फिर ये भी हम कर सकते हैं कि किसी मेल की बॉडी से हम फीमेल, एक्चुअली बेसिकली यही करना चाहिए, दूसरा वाला जो बताया मैंने वो एमओडीटी में आ जाएगा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में एक से हमने क्या किया, हमने सीमेन लिया, उस सीमेन को आर्टिफिशियली हम इंट्रोड्यूस करा रहे किसी काउ में, और उसके बाद जो एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है दैट एम्ब्रियो इज एक्चुअली द हाइब्रिड ऑफ दिस 2 वेराइटीज़। इसके अलावा देखो इसमें क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में प्रोसेस तो हो जाएगी लेकिन ये डिसएडवांटेज है कि एक ही एग के साथ फर्टिलाइजेशन होगा।
बट हमें क्या चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। तो हम इस टेक्निक पे स्विच ऑन कर देते हैं, दैट इज MOET। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, मल्टीपल, बताते चलो उसे, MOET इज मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो इसमें किया क्या जाता है, जैसे कि नॉर्मली 1 एग प्रोड्यूस होता है, तो इसमें FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का इंजेक्शन दे दिया जाता है, जिससे एक एग ना प्रोड्यूस होकर के बहुत सारे एग प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो बहुत सारे जब एग प्रोड्यूस हो जाएंगे तो ऑब्वियसली इससे जो वेराइटीज़ बनेगी बहुत सारी बनेगी। तो इस टेक्निक के लिए ये ज़्यादा प्रेफर किया गया था। MOET निकोलस और स्मिथ ने, निकोलस और स्मिथ ने ये टर्म दिया था 1983 में। 1983 में उन्होंने MOET दिया। अब इसमें स्टेप्स क्या हैं देख लेते हैं। MOET के स्टेप्स क्या है। सबसे पहले तो डोनर हमें आइडेंटिफाई करना और रिसिपिएंट, यानी डोनर कौन है, जो हाई मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है ऐसा कोई, और रिसिपिएंट जो बहुत ही लो प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसकी बॉडी, अब उसके बाद डोनर हमारे पास है, रिसिपिएंट है। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों का जो हीट पीरियड है उसको सिंक्रोनाइज करना है। मतलब कि जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में होती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में फर्टिलिटी तभी होगी जब ओव्यूलेशन वाले डे पे फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे भी जब सेक्सुअल इंटरकोर्स तभी होगा जब दोनों का हीट पीरियड जो है वो सिंक्रोनाइज्ड हो। उसको सिंक्रोनाइज करा दिया, उसके बाद ये FSH डाल करके सुपर ओव्यूलेशन करा दिया, यानी मल्टीपल एग प्रोड्यूस करा दिए। उसके बाद या तो मेट करा दिया किसी मेल बुल से, या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा दिया, यानी किसी बुल का सीमेन लेकर के इंजेक्ट कर दिया। फर्टिलाइजेशन हो गया। आफ्टर 7 डेज क्या होगा, जो फर्टिलाइज्ड एग है, ये फर्टिलाइज्ड एग डिफरेंट सरोगेट मदर्स में इंसर्ट किया जाएगा, जो कि इनफर्टाइल होता है, जो भी होता है इंसर्ट कर दिया जाता है ताकि वहाँ पे ये ग्रो कर जाए। और इसके अलावा लास्ट टेक्निक ये है, टेक्निक क्या है, इसमें जो एम्ब्रियोज फॉर्म होते हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ एग के बाद, तो जो एम्ब्रियोज हैं दैट एम्ब्रियोज कैन बी स्टोर्ड यूजिंग क्रायो प्रोटेक्टेंट्स, यानी क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक से लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड नाइट्रोजन क्या होता है, कैसा केमिकल होता है जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होता है, और इतना कम टेम्परेचर होता है कि हम इसमें एम्ब्रियो को डिप करके इसको स्टोर करके काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं वायबल। ओके, तो ये तो रहा ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बारे में। कुछ बीमारी भी होती है इन सब डिजीज़ की, तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं इससे नहीं, इनफैक्ट इनको कौन कौन सी डिजीज़ होती है। सबसे पहले तो एक है वायरल डिजीज़ की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले फुट एंड माउथ डिजीज़ बहुत कॉमन है, उन्होंने नाम भी सुना होगा, फुट एंड माउथ डिजीज़, पॉक्स, ब्लू टंग, ये सब क्या है, वायरल डिजीज़ है। बैक्टीरियल डिजीज़ की बात करें, अगर बैक्टीरियल डिजीज़ की बात करें तो हो गया ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रैक्स, ब्रूसेलोसिस। फंगल डिजीज़ की बात करें तो रिंगवर्म, प्रोटोजोवन डिजीज़ की बात करें, मतलब डिजीज़ इन लोगों को भी बहुत सारी होती है भाई, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसानों को होती है, जानवरों को भी बहुत बीमारियां होती हैं। तो ये हो गया ट्राइपैनो सोमेनेसिस। हेलमिंथिस डिजीज़ से क्या हो गया, लिवर रॉट। तो ये कुछ टाइप के डिजीज़ेज हैं जो कैटल्स वगैरह को होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई जो मिल्क हम ले रहे हैं, मिल्क हमें जो मिलता है इन कैटल से, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन A, B, C, D सभी पाया जाता है, उसके यॉर्क में फैट भी पाया जाता है। और अगर हम इनिशियल मिल्क की बात करें, अगर कोई भी कैटल अभी न्यूली बेबी दिया है तो उसके मिल्क में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाएगा, जो कि एंटीबॉडीज़ की तरह काम करेगा। तो ये मिल्क जो है ये बहुत ही अच्छा
और न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट है, न्यूट्रिएंट देने वाला चीज़ है, जो कैल्शियम भी इसमें एक्चुअली कैल्शियम विटामिन सी बहुत कुछ पाया जाता है मिल्क में, इसलिए हम कहते हैं कि मिल्क तो भाई सबको लेना ही चाहिए। मिल्क के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ आता है। फॉर एग्जांपल कैटल का जो काउ डंक होता है, काउ डंक वो गैस प्रोड्यूस करने के लिए भी, गोबर गैस प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ होता है, प्लस ये डंक केक्स की तरह भी यूज़ होता है। गाँव विलेजेस वगैरह में लोग उससे फूड भी बनाते हैं, और उनके मीट वगैरह भी यूज़ होती है, फ्लैश मीट इन सबको भी यूज़ किया जाता है। तो लेदर्स की तरह भी कई बार उसके जो स्किन है वो भी कई बार यूज़ किए जाते हैं। तो ना ही सिर्फ मिल्क के लिए, बहुत सारी अदर चीज़ों के लिए भी पाया जाता है। नाउ वी विल सी पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री हम देख लेते हैं। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, तो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में हम बेसिकली इसकी केयर और रेयर करते हैं, चिकन की, डक्स की, गीज़ की, स्वान्स की, पिजन्स की, टर्कीज़ की, या बेसिकली हम कह सकते हैं बर्ड्स की टेक केयर करते हैं। उनके प्रोडक्ट लाइक एग के लिए, उनके मीट के लिए हम उनको रेयर एंड केयर करते हैं, ठीक है। तो हैन एक टर्म है, एक है चिकन। तो हैन बेसिकली हम तब टर्म देते हैं व्हेन वी आर रेयरिंग फॉर द एग, जब हम उससे एग लेना चाहते तो हम हैन बोलते हैं, एंड व्हेन वी आर टेकिंग इट फॉर इट्स मीट प्रोडक्ट दैन इट इज़ कॉल्ड एज चिकन। तो अगर देसी मुर्गे की बात करें या मुर्गी की बात करें, हम कहते हैं ना देसी अंडा है या हाइब्रिड है। तो अगर देसी अंडे की बात करें तो एक नॉर्मल हेल्दी हैन विल गिव 60 एग्स पर ईयर, यानी 60 एग पर ईयर देता है। बट अगर हम इसके हाइब्रिड वेराइटी ले लें तो इट विल गिव अराउंड 240 एग्स पर ईयर, 240 एग्स पर ईयर दे सकता है। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, एक्चुअली पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट की वजह से हमारे देश को कितना जीएनपी का प्रॉफिट होता है, टोटल 17,000 करोड़ हमें पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट से मिलता है, ओके। अब हम देखते हैं रेजिंग ऑफ पोल्ट्री कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें इंक्यूबेशन और ब्रीडिंग करनी है। इंक्यूबेशन मतलब हम सबको पता है कि जब मदर, नेचुरल इंक्यूबेशन क्या होता है, जब मदर हैन जो है वो एग के ऊपर जाकर के बैठ जाती है, अराउंड एक वार्मथ देती है, एक टेम्परेचर देती है, जिससे जो एग्स है वो हैच करता है एक चिक में छोटे से। तो उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन। आर्टिफिशियली हम इंक्यूबेट करते हैं, उसको आर्टिफिशियल टेम्परेचर देते हैं, वही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। प्लस ब्रीडिंग क्या है, 4 to 6 वीक्स के जब चिक होता है तब तक ही केयर करना, यानी जब से हैच हुआ तब से 4 to 6 वीक तक हम उसे अगर केयर कर रहे हैं तो इट इज़ कॉल्ड एज ब्रूडिंग। अब क्या है, अब फाउल हाउस क्या है, फाउल हाउस यानी चिकन का घर, चिक्स का घर। तो उनका जो घर होता है बेसिकली दैट इज़ ऑफ द डायमीटर, अगर हम डायमेंशंस देखें तो 1.8 इंटू 1.5 इंटू 1.5 मीटर, और दिस डायमेंशन इज सफिशिएंट फॉर कीपिंग 6 फाउल्स, यानी 6 फाउल्स को रखने के लिए सफिशिएंट होगा, ओके। और ये बहुत ड्राई ड्राई हेज वगैरह से ही ये फॉर्म होता है, बहुत गीला वेटी एरिया नहीं होता है, ड्राई एरिया ही होता है। और ये फाउल हाउस है, दिस वर्क्स इन 2 मेथड, दैट इज इंटेंसिव और सेमी इंटेंसिव। इंटेंसिव में क्या होता है कि जो फाउल हाउस है उसी के अंदर उनको दिन और रात दोनों में उसी के अंदर ही रहना है, एक टाइप से इस तरह से बना दिया, अब इसी के अंदर इन लोग को रहना, इनको बाहर नहीं निकलना है। बट सेमी इंटेंसिव क्या है कि दिन भर ये एक नेट टाइप का रीजन बना दिया, अब इसी के बाहर यहाँ पे दिन भर घूम सकते हैं, रात में ये इस फार्म हाउस के अंदर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा सेमी इंटेंसिव, ओके। अब फीड की बात करते हैं तो खाने पीने के लिए क्या चाहिए इनको, प्रोटीन चाहिए, फैट्स चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए। तो ये सब ये कहाँ से लेते हैं, व्हीट, ज्वार, रागी, राइस ब्रैन, ऑयल केक्स, इन सब से इनको फीड मिलता है। ब्रीड्स को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगी क्योंकि इससे तुम लोग को लर्न करना पड़ेगा। असील, चित्तौड़गढ़, कड़कनाथ, बहुत सारे ब्रीड्स हैं पोल्ट्री फार्म के, वो तुम लोग देख लेना एक बार। डिजीज़ कौन कौन सी ये कॉज करती है, तो बहुत डिजीज़ लाइक फॉल चिकन पॉक्स, फॉल पॉक्स, फाउल डायरिया, फाउल कॉलरा, रानी खेत जो है वो मोस्ट कॉमन डिजीज़ है, वायरस से होता है, फाउल पॉक्स, फाउल कोरिया, बहुत सारी डिजीजेस हैं। अब और न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन इनसे हमें क्या क्या मिलता है, तो न्यूट्रिशन हमें इनसे बहुत सारा मिलता है, लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, विटामिन ए से लेके डी तक हमें बहुत सारे विटामिन मिलते हैं। तो मतलब ये एक न्यूट्रिशन का ही बहुत अच्छा सोर्स है, तभी इसका मैनेजमेंट इतना ज़्यादा होता है। तो ये तुम लोग एक बार देख लेना अपने बुक्स वगैरह में, कितना बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं दिया, लेकिन फिर भी तुम लोग को पता होना चाहिए कि लॉन्ग आंसर्स
टाइप का तुम लोग एक नोट्स बनाकर प्रॉपर्ली इसको प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में तुम पीसी कल्चर और एपीकल्चर देखेंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू टेल मी। थैंक यू, बाय बाय।